नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत तरंगिणी में। आज हम अपने क्लास 6 के तहत अर्ली वैदिक एज के सोसाइटी एंड रिलीजन के टॉपिक को कवर करेंगे। अर्ली वैदिक रिलीजन में सोसाइटी के और रिलीजन के क्या क्या फीचर्स थे, क्या क्या इंपॉर्टेंट हमें एविडेंसेस देखने को मिलते हैं, आज हम इनको डिस्कस करेंगे, इसको जानेंगे। पिछले क्लास में हमने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और इकोनॉमिक लाइफ विच वाज रिफ्लेक्टेड इन द अर्ली वैदिक लिटरेचर उसको हमने पढ़ा था, ये उसी का कंटिन्यूएशन है। तो आज हम सोसाइटी और रिलीजन को कवर करने वाले हैं एक एक करके। तो अपना कॉपी पेन उठाइए और अपना नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? समझते समझते तो आज का रहेगा, सबसे पहले जो टॉपिक है वो है सोसाइटी। क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है? सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है वर्ण का। वर्ड वर्ण अकर्स इन द फैमिली बुक, इन द फैमिली बुक मीनिंग लाइट और कलर। वर्ण का जो प्रेजेंट टाइम में हमारा जो कंसेप्ट है, जैसे हम जानते हैं कि 4 वर्णों में भारतीय समाज को हिंदुइज्म में देखा जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और उसके बाद में फर्दर क्लासिफिकेशंस भी हुए जब जाति प्रथा का विकास होता है। तो जब हम अर्ली वैदिक एज को जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो वर्ड वर्ण था वो इस स्ट्रैटिफिकेशन के साथ में नहीं जुड़ा हुआ था, बल्कि ये लाइट या किसी कलर को दिखाता था। किसी इंसान का कॉम्प्लेक्शन कैसा है, या कुछ जो ट्राइब्स हैं वो दिखने में कैसे हैं, इसके बीच का जो डिफरेंसेस था, बेसिकली वर्ण उसी के लिए किया जाता था। ज्यादातर देखा गया कि जो आर्यंस जो माइग्रेट करते थे वो फेयर स्किन थे, और जो इंडिजिनस यहाँ के इनहेबिटेंट थे जिसे दस्यु कहा गया, वो ज्यादातर डार्क स्किन थे। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में वर्ण वर्ड का अर्ली वैदिक लिटरेचर में इस्तेमाल होता था, ठीक है? नेक्स्ट है एसोसिएटेड विथ आर्याज एंड दस्युज। अब दस्यु कौन थे? दस्युज आर डिस्क्राइब्ड as avrata meaning do not obey gods। यानी कि जो ये जितने भी ऋग वैदिक जो डीटीज थे, जो उनका जो क्रिएशन जो था वो आर्यन का चूंकि क्रिएशन था, तो इसलिए जो यहाँ के जो इंडिजिनस इनहेबिटेंट थे वो उसको नहीं रिकॉग्नाइज करते थे। उनका अपना रिलीजियस बिलीव और उनका अपना सिस्टम था। तो ये जो आर्यस थे, अपने लिटरेचर में इन्होंने इंडिजिनस दस्युस को अव्रता और अक्रतु मीन्स डू नॉट परफॉर्म सैक्रिफाइसेस, इस तरह से उन्होंने रेफर किया है। वर्ड्स ब्राह्मण एंड क्षत्रिय अकर इन फैमिली बुक, याद रखना, अकर इन फैमिली बुक्स but not in the context of वर्ण क्लासिफिकेशन। ठीक है? तो जो ये वर्ड का जो आइडिया जो था, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये वर्ड तो हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन जो एक स्ट्रैटिफिकेशन हो चुका था कि
समाज में ब्राह्मण सबसे ऊपर है, उसके बाद में क्षत्रिय है, उसके बाद में वैश्य है, उसके बाद में शूद्र है। ये हमें देखने को जो एक क्लासिफिकेशन था, जो स्ट्रेटिफिकेशन था, वो नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ इन वर्ड का इमर्जेंस हमें देखने को मिलता है अर्ली वैदिक पीरियड में, ब्राह्मण एंड क्षत्रिय। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, फिर आगे हम बढ़ते हैं। वर्ड्स वैश्य एंड शूद्र आर एब्सेंट, मतलब ये वर्ड्स हमें अर्ली वैदिक लिटरेचर में नहीं मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये कुछ सोसाइटी का फीचर्स आता है, फिर हमें वुमेन्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अर्ली वैदिक लिटरेचर में वुमेन्स के बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो सबसे पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद कंटेन्स hymns composed by women, यानी कि ये दिखाता है कि ऋग्वेद अर्ली वैदिक पीरियड में वुमेन्स हैड एक्सेस टू ऋग्वेदिक लिटरेचर। उनके, क्योंकि जब उनके वर्क को रेफर किया गया, यानी कि उस नॉलेज को वो रिसीव कर सकते थे, पढ़ सकते थे, समझ सकते थे और अपनी बातों को भी लिख सकते थे। बट यहाँ पे याद रखना है कि ये बहुत ही माइन्यूट लेवल पे था, माइन्यूट मिनिस्कल लेवल पे। ठीक है, डोमिनेंट फीचर नहीं था। रेफरेंसेस टू वुमेन सेजेस, यानी कि हमें ऐसे औरतों का रेफरेंसेस मिलता है, ऐसे वुमेन्स का रेफरेंसेस मिलता है जो सेज थी, जो इन ऋग्वेदिक चैंटिंग के साथ में और ऋग्वेदिक लिटरेचर के हिम्स के प्रोनाउंसिएशन, उनको आर्टिकुलेट करने में उनका एक रोल था। बट अगेन याद रहे, बहुत ही लिमिटेड। यहाँ पे जब भी हम लिमिटेड और माइन्यूट कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनका अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं था। अलॉन्ग विथ मेन, जैसे अपने हस्बैंड के साथ में या अपने पिता के साथ में, तब उनका एग्जिस्टेंस हुआ करता था। देयर वॉज नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, एक एजेंसी का रिक्वायरमेंट था, और जब तक वो एजेंसी, बेसिकली इट वुड बी अ मेल, वेदर इट इज फादर और वेदर इट इज हस्बैंड। ठीक है, women participated in rituals took part in chariot race। रथों का जो रेस हुआ करता था, अक्सर आपने खास करके महाभारत में इसे देखा होगा, चैरियट रेसेस, एंड अटेंडेड द सभा। कल हमने ट्राइबल असेंबलीज के बारे में पढ़ा था, तो सभा में भी को भी वो अटेंड करती थी। ठीक है, अटेंडेड द सभा, इसको नोट डाउन कीजिए। कुछ यहां पर एक चीज देखने वाला बात है, नो वुमेन प्रीस्ट्स इन ऋग्वेद और फैमिली बुक्स। यानी कि इसका मतलब जो भी सैक्रिफाइस कंडक्ट किए जाते थे,
चाहे वो अश्वमेध यज्ञ हो, राजसूय यज्ञ हो, या घर में भी जिस भी प्रकार के अगर सैक्रिफाइसेस अगर परफॉर्म किए जा रहे हैं, तो उनको जो लीड करने वाले जो होते थे, जो प्रीस्ट जो होते थे, वो कभी भी फीमेल नहीं होते थे, वो मेल हुआ करते थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये वन ऑफ द लिमिटेशन है। और हम जब आगे देखते हैं, रेफरेंसेस टू वुमेन चूजिंग देयर हस्बैंड, चूजिंग देयर हस्बैंड्स। अब या तो इसको हम जिस तरीके से हमने रामायण और महाभारत में देखा है कि आप अपने चॉइस, अपने स्वयंवर अगर रचा जा रहा है तो उसमें आप अपने हस्बैंड को चूज कर सकते हैं, या फिर ये लव मैरिज को भी दिखाता है कि इवन दैट वाज आल्सो पॉसिबल। लेकिन एग्जैक्टली क्या था ये हमें नहीं पता, बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन है। बट यस, वुमेन हैड द एजेंसी एंड वुमेन हैड द राइट टू चूज देयर हस्बैंड्स। ठीक है, और भी फीचर्स हैं। Widow remarriage was allowed. Widow remarriage was allowed. References to unmarried women. Unmarried women जैसे सीर घोष, ये एक वुमेन है जो कि अनमैरिड रहती है और वैदिक लिटरेचर के साथ में जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये सारे हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हमने सोसाइटी का एक क्लासिफिकेशन देखा कि क्या क्या फीचर्स थे, वुमेन्स का कंडीशन देखा। अब हम हाउस होल्ड्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो। और इसी तरीके से इन्हीं सारी चीजों को एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है, उसका डिफरेंट तरीका होता है। यही पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको अपने मेंस के आंसर राइटिंग में भी लिखना पड़ता है। फीचर्स भी लिखते हैं और जो जो लिमिटेशन होते हैं उनको भी लिखा जाता है। ठीक है, कैसे आंसर राइटिंग किया जाता है ये मैं आपको सिखाऊंगा। जो मेंस आंसर राइटिंग का जो सीरीज चल रहा है उसमें भी मैं बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम आ जाते हैं, डिफरेंट हाउसहोल्ड्स यूनिट्स जैसे दुरोना। ये सीधा सीधा वर्ड्स आपको दे दिया जाएगा और आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं और आपको बताना है कि ये किस चीज को रेफर करते हैं। क्षिति, दम या फिर दमा, पास्त्य, गया एंड गृह। तो बेसिकली क्या था कि डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स में हाउस जो होते थे उनको इन सारे नाम से डिनोट किया जाता था। इसका मतलब ये है हाउस होल्ड यूनिट्स। डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस में, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से इसे रेफर किया जाता था। ठीक है, फिर इसके बाद में ऋग्वेदिक हाउसहोल्ड was patriarchal and patrilineal, यानी कि मेल का डोमिनेशन था। आज भी ये एक डोमिनेंट फीचर है इंडियन सोसाइटी का, खास हिंदुइज्म में और बाकी लगभग लगभग सारी जगह पे हमें ये देखने को मिलता है। कैसे हमें पता चलता है? सो वी फाइंड हिम्स एंड प्रेयर्स, hymns and prayers are for sons, not for daughters. और लॉजिक इसका ये था
जैसे मैंने कल आपको बताया था पॉलिटिकल स्ट्रक्चर समझाते वक्त कि लार्जली जो वैदिक सोसाइटी हमें जो देखने को मिलता है इसमें वॉरिंग ट्राइब्स होते हैं, यानी कि कॉन्स्टेंटली जो ट्राइब्स जो थे वो एक दूसरे से वॉर में उलझे हुए रहते थे। या तो लैंड का इशू होता था या तो कैटल्स का इशू होता था। तो इसलिए हमें देखने को मिलता है कि सन्स का जो प्रेफरेंस था वो ज्यादा था, ठीक है, एंड नॉट फॉर डॉटर्स। जितने भी हिम्स और प्रेयर्स हमें देखने को मिलते हैं, जो भी देवी देवताओं से जो भी मांगा जाता है, तो जो भी सैक्रिफाइसेस जो घर में जो कंडक्ट करवाए उनसे यही होता था कि हमें पुत्र की प्राप्ति हो, ठीक है। और इंपॉर्टेंस टू इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज लॉजिकल है, तभी आपके ट्राइब को, आपका ट्राइब बढ़ेगा भी, उसका एग्जिस्टेंस भी रहेगा और वही सरवाइव कर पाएगा, क्योंकि मैरिज से ही फैमिली लाइन और पूरा का पूरा लिनिएज, पूरा क्लैन, पूरा ट्राइब जो है वो आगे बढ़ता है। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एंड वेरियस काइंड्स ऑफ मैरिज एंड वेरियस काइंड्स ऑफ मैरिज आर फाउंड। कौन कौन से थे? मोनोगैमी, पॉलीगैमी, दोनों हमें देखने को मिलता है। मोनोगैमी मतलब सिंगल स्पाउस, पॉलीगैमी मल्टीपल स्पाउस, ठीक है। जैसे मोनोगैमी और पॉलीगैमी के दो प्रकार होते हैं, जिसे हम कहते हैं पॉलीगनी एंड पॉलीएंड्री। ठीक है, मोनोगैमी का मतलब सिंगल स्पाउस, एक हस्बैंड एक वाइफ। पॉलीगनी में क्या होता है? वन मेल एंड मेनी फीमेल्स, मतलब मल्टीपल वाइफ आप रख सकते हैं, फीमेल या वाइफ, ठीक है। और पॉलीएंड्री में क्या होता है? वन वुमेन प्लस मेनी हस्बैंड्स, जैसा कि इसका उदाहरण हमें महाभारत में देखने को मिलता है, यानी कि मेनी हस्बैंड्स हो गया, ठीक है। वन मेल, फिर याद रखना पॉलीगनी और पॉलीएंड्री का डिफरेंस, ये हम कैसे करते हैं? पॉलीगैमी। एक होता है मोनोगैमी, दूसरा होता है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी के दो प्रकार होते हैं, पॉलीगनी और पॉलीएंड्री, ठीक है, ये याद रखना। तो इस प्रकार के हमें फीचर्स जो हैं हमें अर्ली वैदिक एज के लिटरेचर्स में, फैमिली बुक्स में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, तो ये था पूरा का पूरा सोसाइटी का फीचर। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार इसे पूरा नोट डाउन करते हुए चलो। अब हम बढ़ते हैं रिलीजन के तरफ, कि किस प्रकार के रिलीजियस फीचर्स हमें अर्ली वैदिक लिटरेचर या फैमिली बुक्स में देखने को मिलते हैं। रिलीजन, ठीक है, एक एक करके पॉइंट्स को लिखते जाओ। ऋग्वेद indicates diversity of religious practices, यानी कि शुरुआत से ही हमारे सोसाइटी में किसी एक मेथड ऑफ वर्शिप या वन गॉड का डोमिनेशन नहीं रहा है। हमेशा से ये सोसाइटी जो है अपने इनिशियल स्टेज से ही प्लूरलिस्टिक रही है। तो ये ध्यान रखना है, कोई भी अगर एक यूनिफॉर्मिटी अगर इसे दिखाने का कोशिश करता है तो वो ट्रू नहीं है। द ऋग्वेद इटसेल्फ कहता है
कि देयर इज डाइवर्सिटी, ठीक है। इट reflects the beliefs and practices of religious elite and its patron। अब क्या है ये रिलीजियस इलीट एंड इट्स पेट्रन, ये आप नेक्स्ट पॉइंट्स में समझ जाएंगे, इसको समझते जाओ। परफॉर्मेंस ऑफ यजनास यानी कि सैक्रिफाइसेस, उनकी जो यज्ञ अनुष्ठान होते थे या फिर सैक्रिफाइसेस या फिर यूं कहिए सैक्रिफिशियल रिचुअल्स जो होते थे, was central to Vedic religion, अब जो भी सैक्रिफाइस है ऋग्वेद में उसे सबसे प्राइमरी इंपॉर्टेंस दिया गया है कि जब भी आप कोई भी चीज अपने लिए अच्छा चाहते हैं, पुत्र की प्राप्ति हो, आप वॉर में जीते हैं, आपका जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ही बूम हो, तो ऑलवेज गॉड्स को इन्वोक किया जाता था और उसके लिए ये सैक्रिफाइसेस कंडक्ट किए जाते थे, सैक्रिफिशियल रिचुअल्स होते थे। या तो आप हवन कुंड बना के उसमें देवताओं का आवाहन करते हैं और समटाइम्स एनिमल सैक्रिफाइसेस भी हुआ करता था, ठीक है। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट था। तो ये जो यज्ञ या फिर ये जो यज्ञ जो करवाया जा रहा है, तो इसमें कौन होगा? इसमें दो कैटेगरी होगा। अगर यज्ञ है तो एक तो जो प्रीस्ट होगा जो कि इसको कंडक्ट करवा रहा है, और एक होगा एक पर्सन जो कि इसको स्पॉन्सर कर रहा है, तो उसे कहा जाता है यजमान। तो यही तो जो प्रीस्ट है वो है रिलीजियस इलीट और इसका पेट्रन कौन है? यजमान। इसी के बारे में, ठीक है। इलीट क्यों? क्योंकि ये सबसे टॉप में है इसी चीज का, और कुछ जगह पे जैसे गॉड्स का भी रेफरेंस इसमें आ जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये था, इसको नोट डाउन करते हुए चलो। पॉइंट्स को जो मैंने समझाया है ये मैं इसे लिखवा भी दूंगा। सेवन टाइप्स ऑफ सैक्रिफिशियल priests are mentioned। 7 प्रकार के प्रीस्ट है। कौन कौन? अध्वर्यु, अग्निध, मैत्र वरुणा, पोत्री। ये सब नाम से आपको दे दिए जाएंगे और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। नेस्ट्री एंड ब्राह्मणा। इस प्रकार ये वो प्रीस्ट का वो समुदाय था जो कि इस सैक्रिफाइसेस को कंडक्ट करवाते थे, और आगे चलकर ये ही एक क्लास जो होता है जो इंडिया में टॉप तरीके से उभर के आता है। बाकी सारे इन क्लासेस का क्या हुआ इसके बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, और यही जो क्लास है उभर के आता है और फाइनली पूरे के पूरे जितना हम हिंदुइज्म का जो आज तक का जो फॉर्मेशन जो है उसमें डोमिनेंट रोल देखने को हमें मिलता है। क्या वो प्रक्रिया था, कैसे ये उभर के आए, इसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। ये अपने आप में एक हिस्टोरिकल इंक्वायरी का चीज है, ठीक है।
priests received dan, that is ritual gift, and dakshina, sacrificial फीस। वैसे प्रेजेंट टाइम में अगर आप किसी भी प्रकार का, जैसे सत्यनारायण भगवान का पूजा करवाते हैं या महामृत्युंजय मंत्र जाप का अगर अनुष्ठान करवाते हैं, तो आप जब भी जिस प्रीस्ट को बुलाएंगे तो वो एक फीस आपको चार्ज करते हैं कि इस यज्ञ को करवाने के लिए या फिर इस अनुष्ठान को करवाने के लिए मैं इतना चार्ज लूंगा। रूरल एरियाज में अलग होता है, अर्बन एरियाज में अलग है। तो उसे जो उस सेक्रीफाइस को, उस यज्ञ को करवाने के लिए जो फीस मांगते हैं उसे कहा जाता है दक्षिणा। और उसके साथ साथ में जो आप गिफ्ट देते हैं, जैसे आपने कुछ खाने को दिया या आपने, जैसे प्रेजेंट टाइम में हम कुर्ता पैजामा दे देते हैं, धोती दे देते हैं, उनको गमछा दिया जाता है, तो ये जितने भी चीज होते हैं ये रिचुअल गिफ्ट का पार्ट बनते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। प्रीस्ट रिसीव्ड दान एंड दक्षिणा, sacrifices were performed for यजमान, यही स्पॉन्सर है। और जो मैंने पहले रिलेशन जो समझाया था रिलीजियस एलिट और पैटर्न का, वो यही है। ठीक है, प्रीस्ट और यजमान के बीच का। ठीक है, अब इसमें क्या होता था, इस पूरे सैक्रिफाइस में इट इन्वॉल्व्ड recitation of appropriate sacrificial formulas and sometimes involved एनिमल सैक्रिफाइसेस। ठीक है, तो ये इस तरीके से जब भी हवन कुंड हुआ उसमें आपने देखा होगा, जो लोग अगर इस आपके घर में अगर परफॉर्म अगर होता होगा, कई प्रकार के स्वाहा या कई सारे मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, उसको एम्फेसिस भी दिया जाता है कि आपको एक पर्टिकुलर तरीके से करना है, चाहे वो मैरिज का भी रिचुअल्स होता है, श्राद्ध में भी होता है। तो ये सारे चीजों में एक पर्टिकुलर तरीके से ही और पर्टिकुलर वे से ही आपको रिसाइटेशन करना पड़ता है, उसका प्रोनाउंसिएशन होता है। तो ये पूरा का पूरा हमें जो सेंट्रल जो सैक्रिफाइसेस अर्ली वैदिक लिटरेचर में हमें देखने को मिलता है, रिलीजन जिसके अराउंड फोकस करता है, वो ये था। इसके अलावा भी हमें कुछ और फीचर्स देखने को मिलते हैं, उसको एक बार देख लेते हैं। इन सभी को नोट डाउन करते हुए चलो। तो ये पूरा है। अब आ जाता है जो अदर रिलीजियस फीचर्स हैं। ऋग्वेद रिफ्लेक्ट्स नेचुरल पॉलीथीइज्म। अब इसका मतलब क्या होता है? believe in many gods who
personified natural phenomena, natural phenomena तो समझ में आ रही होगा। जैसे इंद्र को हम थंडर स्टॉर्म के साथ में है, अग्नि है, वायु है, मारुत है, ऐसे जितने भी प्रकार के हम देवी देवता जो उस हिंदुइज्म के पैंथियन में अभी हम देखते हैं, जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और गणेश से बिलो में रखा जाता है, जो पंच के अलावा जितने भी हम देवी देवता देखते हैं जो इंद्र के अधीन है और इंद्र उनके राजा हैं, तो इन्हीं सारे जितने भी नेचुरल फिनोमिनाज होते थे उनको गॉड के फॉर्म में पर्सोनिफाई किया गया था। आग के लिए अग्नि हो गया, चंद्रदेव हो गया, ये सारे जितने भी प्रकार के, वो सूर्य देव हो गए, हजार करोड़ों ऐसे देवी देवता हैं। तो जितने भी नेचुरल फिनोमिना थे उनको एक गॉड के साथ में किया गया और उनको एक उसी प्रकार का रूप दिया गया कि इंद्र अगर आएंगे तो थंडर स्टॉर्म होगा, अग्नि अगर आएंगे तो वो आग के देवता हैं। ठीक है, इसी को कहा जाता है नेचुरल पॉलीथीइज्म। पॉलीथीइज्म मेनी गॉड, नेचुरल यानी कि नेचुरल फिनोमिनास को। ठीक है, बोथ गॉड्स एंड goddesses are mentioned in ऋग्वेद। ठीक है, जैसे उषा, पृथ्वी, इन सारे प्रकार के हम गॉडेसेस को भी देखने को हमें मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद throws light on the concept of रीत, या फिर इसे रीता कहा जाता है। तो क्या है? रेफर टू द ऑर्डर ऑफ यूनिवर्स, रेफर टू द ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स, order of sacrifice and moral order for human, moral order for humans, यानी कि किस तरीके से कंडक्ट होता है ये इसमें समझाया गया है कि यूनिवर्स का चलने का भी अपना एक तरीका है, उसका एक अपना एक डिसिप्लिन है। सैक्रिफाइस भी जो होता है उसको भी करने का एक तौर तरीका है, एक डिसिप्लिन है, और उसी तरह से ह्यूमंस का भी एक तौर तरीका है जिसे उसे फॉलो करना चाहिए और रहना चाहिए। तो इसको क्या बताया गया है? इसको रीता से एक्सप्लेन किया गया है, रीत कहा गया है। ठीक है, कि ध्यान में रखना। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है क्या इसका मीनिंग है, वर्ड दे दिया जाएगा या सेंटेंस फॉर्मेशन में दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द वर्ड धर्म ऑल्सो अकर्स इन तो ये वर्ड जो है इसका ओरिजिन सिंस अर्ली वैदिक लिटरेचर से हमें देखने को मिलता है और ये उतने सालों से पुराना है, बट आज जिस तरीके से हम इसे समझते हैं ये उस तरह से नहीं है। इसका मीनिंग है it is associated with the foundation of the world and beings, यानी कि जो ओरिजिन है यूनिवर्स का ओरिजिन और जो ह्यूमन का जो ओरिजिन है वो इस वर्ड से समझाया गया है, द वर्ड धर्म से। ये याद रखना है। आज के टाइम में जैसे हम धर्म कई बार एक इंडिविजुअल की ड्यूटी या फिर कई बार रिलीजन दोनों पैरेलली कॉन्टेक्स्ट में हम यूज करते हैं, लेकिन अर्ली वैदिक लिटरेचर में जो फैमिली बुक में है ये ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स और ओरिजिन ऑफ ह्यूमन लाइफ के साथ में जुड़ा हुआ एक
टर्म है, एक कंसेप्ट है, ठीक है, याद रखना। हमें इसी लिटरेचर में फ्यूनररी प्रैक्टिस भी देखने को मिलता है। ऋग्वेद रेफर्स टू बोथ क्रीमेशन एंड बरियल्स, यानी कि जलाया भी जाता था और लोगों को दफनाया भी जाता था। डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स के अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स होंगे, ठीक है, रिफ्लेक्ट्स द डाइवर्सिटी ऑफ बिलीव्स एंड आइडियाज, ठीक है। और लास्ट पॉइंट था reference to heaven and hell, स्वर्ग और नरक दोनों का कंसेप्ट इस समय से ही हमें देखने को मिलता है, बहुत ही रूडिमेंट्री स्टेज पर, ठीक है। तो ये सारा था इंपॉर्टेंट पूरा का पूरा अर्ली वैदिक लिटरेचर या फैमिली बुक्स का हमने सारे फीचर्स को कवर कर लिया है। पिछले क्लास में सबसे पहले हमने जो अर्ली वैदिक लिटरेचर के जो डोमिनेंट फीचर्स थे उसको देखा, उसके बाद इसमें कौन कौन से हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिलते हैं, फिर उसको हमने कैटेगराइज किया पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके पीटी एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से आ सकते हैं। अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर जो आएंगे उसमें लेटर वैदिक एज में चलेंगे और देखेंगे कि कैसे फर्दर इन लिटरेचर्स का डेवलपमेंट हुआ, कैसे सोसाइटी का ग्रोथ हुआ, सिविलाइजेशन का मार्च हुआ, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स उभर कर आए, क्या क्या चेंजेस हुए इन कंपैरिजन टू अर्ली वैदिक एज, ये सब हमें पढ़ना है और वो एग्जाम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट भी रहा है, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही रहेगा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।